हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पहले भी ट्यूटोरिया करंट अफेयर का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें कि फटाफट 100.com बिहार इंडियन बजट इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जा चुका है। और भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, खासकर बिहार 69 बीपीएससी, बिहार पुलिस एसआई के लिए ट्यूटोरिया करंट अफेयर का अब हम और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें कि बीपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक्स है। और आइए हम आज जानते हैं एडिटोरिया बुक में, जो कि लेटेस्ट बुक है 2023 का सितंबर महीने में वार्षिकी आ चुका है। तो चंद्रयान 3 से शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह चंद्र मिशन है, यह आगामी 2023 में होने वाला था और अब यह हो चुका है सफलतापूर्वक लॉन्च, जो कि भारत की एक नई मिसाल बना है और एक बहुत अच्छी उपलब्धि भारत ने हासिल की है चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च करके। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर संरचना के बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा के सतह पर उपलब्ध रासायनिक प्राकृतिक तत्वों के मिट्टी, पानी आदि वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। फिर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंगनीज यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा करने के बाद 23 अगस्त को 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। 6:04 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ, जो कि अभी इसरो के चीफ है, ठीक है, और एक बार जो चंद्रयान 2 असफल हो गया था उस समय के. सिवन थे। अभी एस सोमनाथ के कार्यकाल में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है, और वो अभी एस सोमनाथ अभी इसरो के अध्यक्ष है, और पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बदौलत ही चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। तो याद आपको रखना है, एस सोमनाथ इसरो अध्यक्ष है, पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर थे। विशेषताएं क्या क्या थी आप ये देख ले थोड़ा सा। 3 मॉड्यूल था इसमें। एक था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल और तीसरा था रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंतर्गत था यह लैंडर और रोवर के चंद्र कक्ष में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। इसमें एक विशेष यंत्र सेप स्पेक्ट्रोपोलिरेमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। ठीक है। आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर में 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं। 4 पेलोड का नाम इस प्रकार है: रंभा, RMBHA रंभा, CHA STE 4 ST, और 3 नंबर में इल्सा,
ILSA हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद रहे, और LRA चौथा है LRA, ठीक है। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है, ठीक है। मौलिक संरचना प्राप्त करने हेतु इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगे हुए हैं, जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं, जिसका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास की मौलिक संरचना प्राप्त करना है। अच्छा, अब ये एक पॉइंट और देखेंगे, रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। मतलब रोवर प्रज्ञान जो है अपना इन्फॉर्मेशन लेके लैंडर को देगा, और लैंडर जो है वो सारे कम्युनिकेशन को या जो भी डेटा है उसको इकट्ठा करेगा, ठीक है। मतलब प्रज्ञान जो है वो डायरेक्ट हमें मतलब कोई भी डेटा को सेंड नहीं कर सकता। वो प्रज्ञान लैंडर जो है, रोवर जो है विक्रम लैंडर को कम्युनिकेट करेगा और सारा डेटा विक्रम लैंडर को देगा, और विक्रम जो है लैंडर वो हमें सारा डेटा प्रोवाइड करवाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया, ठीक है। अब हम आते हैं आदित्य L1 के। अब चंद्रयान मिशन 2 के बारे में आप जान लेंगे, कहीं भी पूछ भी सकता है कि 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन चंद्रयान 3 को LV-M3-M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ये याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रयान 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आदित्य L1 जो कि सूर्य मिशन है, इंडिया ने बैक टू बैक चंद्र मिशन के बाद सूर्य मिशन लॉन्च किया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही उपलब्धि का बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी है, मिशन डायरेक्टर बीजू SR है। देखिए ये थोड़ा लोग कम ध्यान रखते हैं, उनका तो पता ही है कि सोमनाथ है और फिर विधु मोहन है, लेकिन इनका ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भूल जाएंगे लोग। जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी है, मिशन डायरेक्टर बीजू SR है, ठीक है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ आप जानते ही है सूर्य होता है। L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली का लैंग्रेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। तो L1 से हो गया आप लैंग्रेज पॉइंट 1, ठीक है, इसको शॉर्ट में L1 कह रहे हैं। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में हैं, ठीक है। इसरो 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PLV-C57 ध्यान रखेंगे के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आदित्य L1, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैंग्रेज बिंदु के आसपास प्रभा मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैंग्रेज बिंदु के आसपास प्रभा मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पूछ सकता है एग्जाम में। फिर जहां सौर वायुमंडल चुंबकीय तूफान पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य है कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड है। चंद्रमा में 4 पेलोड था, आदित्य L1 में 7 पेलोड है, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा। पेलोड क्या करता है, वो जिसमें भी लगा होता है। अगर सूर्य का पेलोड मतलब सूर्ययान है तो वो सूर्य के बारे में अलग अलग पेलोड, अलग अलग चीज़ों का जानकारी इकट्ठा करके हमें भेजता है। फिर अगर चंद्रमा का पेलोड है तो चंद्रमा के बारे में विस्तृत अध्ययन करता है, और जिसमें विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थान का मापदंडों को मापेगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं वर्ष 2022-23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन।
तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2023 से है, जब एग्ज़ाम मार्च में हुआ था 2023 में, तो उस समय के बाद का जो मिशन है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आदित्य L1, तो ये लॉन्च की तिथि है 2 सितंबर 2023 और प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV-C57। यह भारत का प्रथम सौर मिशन है। अब DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और प्रक्षेपण यान था PSLV-C56। बस C56 याद रखना है और C57 आपका आदित्य L1 मिशन का था। सिंगापुर DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV-C56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। और चंद्रयान 3 जैसा कि आप सब जानते हैं 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LV-M3M4 प्रक्षेपण यान रॉकेट के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का प्रथम उपग्रह भारत बन गया है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला देश है जो पहुंचा है। NVS-01 मई 2023 में लॉन्च हुआ था। प्रक्षेपण यान का नाम है GSLV F12 और NVS-01 अगली पीढ़ी के NAVIC श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश के नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है। टेल-EOS-2 मिशन अप्रैल 2023 का PSLV-C55 के द्वारा भेजा गया था। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में EOS-2 और सहयात्री उपग्रह ल्यूमी-लाइट 4 शामिल है। ठीक है, वन वेव इंडिया मार्च 2023 में लॉन्च हुआ है LVM-3M3 के द्वारा। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा या किया जा चुका है। अब EOS-07 के बारे में जानिए। फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ है SSLV-D2 के द्वारा। EOS-07 2 अन्य उपग्रह जानूस अमेरिका एवं चेन्नई की इंडिया आज़ादी साइट 2 को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसरो के आगामी मिशन की ये तो हो चुका है, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 ये हो चुका है। अब इसरो के आगामी मिशन क्या है? गगनयान 1 2030 में इसका लक्ष्य है, 2023 में लक्ष्य है। मुख्य बिंदु है यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। मानव रहित मतलब बिना मानव का। गगनयान 2 यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान का परीक्षण है। यह 23-24 में लॉन्च किया जाएगा। निसार यह नासा और इसरो के द्वारा मिलाकर मिशन है, इसलिए इसको निसार कहा गया है। जनवरी 2024 में इसका लॉन्चिंग है। गगनयान 3 तो आप जानते ही है 2024 में जुलाई में ये लॉन्च किया जा चुका है और अगस्त में ये पहुंच भी चुका है। शुक्रयान 1 जो एक इम्पोर्टेंट है, दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने हेतु जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ये जाक्सा और इसरो का है। मंगलयान 2 2024 में मंगलयान 1 जो है वो पहले भेजा जा चुका है सफलतापूर्वक। भारत पहले प्रयास में भेजने वाला प्रथम देश बना था। मंगलयान 1 को भेज कर कीर्तिमान स्थापित किया था। अब मंगलयान 2 की बारी है 2024 में। अगले साल देखना है मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा, जैसे चंद्रयान 3 में भेजा गया था। तो अब आप और देख लेते हैं 2022-23 के विभिन्न ऑपरेशन। तो विभिन्न ऑपरेशन में आप याद रखेंगे ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड चलाया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी सरकार द्वारा चलाया गया है। यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गोहत्या आदि के मामलों के लिए। ऑपरेशन करुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार। म्यांमार के चक्रवात कौन सा मूचा में प्रभावित, म्यांमार में चक्रवात मूचा आया था, उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। याद रखेंगे म्यांमार में चक्रवात मूचा के लिए। ऑपरेशन कावेरी यह भारत सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। सूडान में चल रहे गृह युद्ध, सिविल, आपको पता ही सूडान में सिविल वार छिड़ गया था, जिसमें वहाँ कुछ भारतीय फंस गए थे। उसको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरुआत की गई थी। INS सुमिधा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा यह भी इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। उद्देश्य है राज्य में तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए।
ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन ऑक्टोपस। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी की गई है। ऑपरेशन दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ठीक है, मैंने यही सब था। अब आप आगे देखिए, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट है, तो इसमें से कुछ रिपोर्ट हम बता देते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत में जल स्रोत की पहली जनगणना, तो भारत में जल स्रोत की पहली जनगणना हुई है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत में कुल 24,24,540, हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे, 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1 ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में हैं। ठीक है, और एक है जल स्रोतों की मात्रा भी आप जान ले, थोड़ा बहुत आइडिया माइंड में रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी। तालाब में जल है सबसे ज़्यादा 59.5%, टैंक में जल है 15.7%, जलाशय में जल है 12.1%, जल संरक्षण योजनाएं चेक डैम में जल है 9.3, झील में जल है 0.9%, अन्य स्रोतों में जल है 2.5 ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट याद रखना है, भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में है और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है, लगभग 97% और 2.1% है आपके शहरी क्षेत्रों में। राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023, यह नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015-16 से 2019-21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। 13.5 करोड़ लगभग मुक्त हो चुके हैं गरीबी से। और यह बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85 थी, जो घटकर 19-21 में 14.96% हो गई है। अभी 2019-21 में 14.96% हो गई है। तो यूपी में गरीबों के अनुपात में तेज़ी से कमी आई है। यूपी के बाद बिहार एवं एमपी का स्थान है, तो बिहार का स्थान सेकंड है, याद रखेंगे आप। यूपी का स्थान फर्स्ट है, जो गरीबी कम करने में यूपी 1 नंबर में, बिहार 2 नंबर में, एमपी 3 नंबर में। 2015-16 में से 2019-21 में अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। मतलब गरीबी की तीव्रता 3% की दर से घटी है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022, तो ये भी आपका नीति आयोग जारी करता है। शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड का है, केंद्र शासित राज्यों में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है, और बिहार का स्थान 22, जैसा कि हर बार लास्ट में होता है तो लास्ट में ही है, 22वां स्थान है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में ये तो शिक्षा मंत्रालय जारी करता है, प्रदर्शन कैसा है, तो इसमें भी नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020 की जारी कर दी है। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान बिहार और यूपी। मतलब स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का स्थान तो है, लेकिन नीचे से 19वां। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा, छोटे राज्यों में अंतिम स्थान मणिपुर, केंद्र शासित में प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान दिल्ली का है स्वास्थ्य के मामले में। इंटरनेट इन इंडिया 2022, यह रिपोर्ट द इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52%, 52% आबादी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूज़र है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र कहाँ पे है? गोवा में है, 70% इंटरनेट यूज़र है। और बिहार में, जैसा कि हर चीज़ में कम है, तो इंटरनेट यूज़र में भी बिहार कम ही है,
तो कितना है, तो 32% है, ये याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जून 2023 में जारी किया गया है, एफएसएसआई द्वारा ये जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया है। मतलब एक क्वेश्चन और बन रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया है। यही खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार मापदंड है 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। तो प्रथम स्थान केरल, छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान J&K जम्मू कश्मीर है। सेकंड स्थान बड़े राज्यों में पंजाब, छोटे राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। तृतीय स्थान पूछेगा नहीं, आप प्रथम और द्वितीय याद रखेंगे। प्रथम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बड़े राज्यों में 1 नंबर में केरल है, छोटे राज्यों में 1 नंबर में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये अप्रैल 2023 में जारी किया गया, लेटेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राज्य दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। राज्यों के 2 समूह फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर को 60 अंक मिले हैं, जबकि अचीवर श्रेणी में 50-60 अंक के बीच स्कोर वाले राज्य शामिल हैं। 5 राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। फ्रंट रनर श्रेणी में है 4 राज्य, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है रनर अप में आ गए हैं अचीवर श्रेणी में, लेकिन 5 राज्य जो टॉप पे है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में, वो आपका है आंध्रा, केरला, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का 7वां संस्करण जारी हो गया है। यह जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, 1 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर MP का एक शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ शहरों में है, टॉप पर बना हुआ है। 100 से अधिक शहरों में स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड MP को दिया गया है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। बिजनौर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नवनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 में 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव इनोवेटिव राज्य का दर्जा मिला है। इसके बाद दादरा नगर हवेली, उसके बाद दमन और दीव 3 नंबर में, तेलंगाना 4 नंबर में, तमिलनाडु 5 नंबर में। मतलब राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में इनोवेटिव देश में कर्नाटक सबसे टॉप पर बना हुआ है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 ये भी जारी हो चुका है। यह बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति है, बड़े राज्यों में हरियाणा 1 नंबर में है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, और छोटे राज्यों में सिक्किम 1 नंबर में है। इस सूची में बिहार का स्थान 15 नंबर में है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बिहार का स्थान 15 नंबर में है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान लाहौर पाकिस्तान में है, और सबसे प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान चाड का है। चाड एक देश है जिसका सबसे प्रदूषित देश है, और ये शहर है, लाहौर शहर है जो प्रथम स्थान है पाकिस्तान का, वो सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन अगर देश की बात की जाएगी
तो चाड एक देश है जो सबसे प्रदूषित देश है। वर्ल्ड अफेयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, तो इसको जारी कौन करता है? IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की जाती है। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में पहला स्थान है समग्र ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास का, विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु का, इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास का, प्रबंधन श्रेणी में IIT अहमदाबाद का, चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली का है। अब आइए हम देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो। वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन।